बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब आज और मुईद यूसुफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर के इलाके धमाके में बराह रास्त भारत मुलव्वस है और इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम के सामने तमाम तर शवाहिद रखने का हुक्म दिया है और एजेंसियों की भी आज वज़ीर आज़म साहब ने तारीफ़ की। दूसरी जानिब सवात में PDM के जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सब इकट्ठे हैं। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो फवाद चौधरी साहब और मुईद यूसुफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर जो धमाके के हवाले से उन्होंने शवाहिद के पर बात की, कह रहे हैं कि भारत इस मामले में मुलव्वस है बराह रास्त। क्या समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस मौके पर रिएक्शन देगा? भारत की किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा या फिर मानेगा भारत, ये वाकई हमारे पास शवाहिद मौजूद है और हम मनवा सकेंगे? नहीं, हुकूमत का काम है ना ये, तो इसको देखें, शवाहिद तो बेशुमार होंगे और हैं। असल बात यह है कि उसके ऊपर अब क्या करना है, क्योंकि मतलब ये तो छोटे शवाहिद हैं हमारे पास, तो वो उनका बंदा पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कुलभूषण यादव समेत बेशुमार दस्तावेज़ात हैं, चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं। लेकिन सवाल ये कि मैं मुईद यूसुफ साहब की और फवाद चौधरी साहब की उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसमें उन्होंने कैसेट भी सुनाया। ऐसे बेशुमार कैसेट से बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन इशू ये है कि इसको क्या करना है। क्योंकि अगर देखें वहाँ पर जो वाक़यात पेश आते हैं इंडिया में, उसकी कोई शहादत ना हो, उसके बावजूद वो तमाम दुनिया में वो बात, कोई शहादत हो उसकी, कोई एविडेंस हो या एविडेंस ना हो, वो तमाम दुनिया के अंदर, अभी जैसे ये गुब्बारे या ये जो कोई ड्रोन वहाँ पे पता नहीं क्या, वो ड्रोन बैन कर दिया उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया, सारा उसको तमाम दुनिया में उसको उठाते हैं। अगर हमारे पास कोई शवाहिद हैं तो फिर हमने उसको क्या करना है, ठीक है। मैं आज सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यही बात हो रही थी, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें तो किसे करना चाहिए? हुकूमत को प्रोएक्टिवली इस वक्त इन तमाम मामलात को, इमरान खान साहब की हुकूमत को प्रोएक्टिवली इसको, अगर उनके पास शवाहिद हैं तो वो इसको शवाहिद को लेके आलमी अदालत में, ये यूनाइटेड नेशंस में या उन फोरम्स पे लेके जाएं और जो ग्रे लिस्ट और ये सारे मामलात हैं उससे पाकिस्तान को निकलवा के। और ये तो आपके पास ये राफेल का इतना बड़ा इशू आ गया है, जो फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रांस के अंदर, कोई इंडिया पाकिस्तान के मीडिया नहीं, फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है ना राफेल पे, उस मुल्क में जहाँ पे आपका फैटअप है, जहाँ पे आपके सारे जिला, तो वहाँ पर लॉबी करें जाके। मतलब हमें तो पता है, या पता नहीं भी होगा तो वहाँ पर जाके बताएं कि जी ये हो रहा है और ये दहशतगर्दी के हमारे पास दस्तावेजी सबूत भी हैं और हमारे पास टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है वो भी है। तो फिर तो बात बनती है ना। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया के पास हो इस वक्त और वो ये कहें कि जी हमारे पास ये सबूत हैं कि जी हमारे यहाँ जो धमाका हुआ उसमें ये पाकिस्तान के बंदे की रिकॉर्डिंग है, तो इंडिया क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उनके पास कोई बंदा पकड़ा जाए पाकिस्तान का जासूस और कमिट कर ले कि मैंने इतनी दहशतगर्दी की है, तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है। तो बात यह है कि इसको जाके करें, इसको दुनिया भर में उठाएं जाके, इसको प्रोएक्टिव, यही तो इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के, जो साल से चले आ रहे हैं, कि इनको उठाएं इन मामलात को। आप पढ़े ग्रे लिस्ट में लो, हमें करना होगा। किसको करना होगा? हमें करना होगा, करेंगे, हम करेंगे। नहीं मतलब ये तो वो चीज़ें हैं। देखें, जो आज मैं सुन रहा था, जो कैसेट इनाम गनी साहब सुना रहे थे और फवाद चौधरी साहब, मतलब मैंने वही बात की ना कि ये प्रूफ्स अगर किसी और के पास हो तो वो क्या करे? बस उनका कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो वो ऐसे उठा के ना चीज़ को उठा के इसमें जो बना के ये गुब्बारा आया था दुनिया भर में। इसको जो प्रोएक्टिव जो है वो डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। अगर इतने सबूत हमारे पास आ गए हैं तो फिर उसको। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको ये भी कहूँ,
एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब कल गवादर जा रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा उनका मेरे ख्याल से फ़ैसला है। अब पहले होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल जा रहे हैं, और ये बड़ा एक पाक चीन दोस्ती की जो एक और पाक चीन दोस्ती क्या एक आप समझें कि हमारा भी एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सी पैक, और चाइना के लिए भी है और रीजन के लिए भी है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फिर आगे डायमेंशंस हैं ना, बहुत सारे आगे इसके साथ लिंक होंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये है कि पीडीएम के जलसे के ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो जलसा मेरा ख्याल जो होना ही नहीं चाहिए उसकी, लेकिन वो चूँकि ये आज के जलसे की सिग्निफिकेंस ये है कि ये पीडीएम का पहला जलसा है जिसमें शहबाज शरीफ आए। जी बिल्कुल, पीडीएम का पहला जलसा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आए। एक बात, दूसरी बात ये कि इसका ऐलान चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, आईसीयू में रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची में, लेकिन यह है कि उसके बावजूद वो उनको डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि आप ना जाएं, लेकिन वो इसमें आए क्योंकि ऐलान उन्होंने किया हुआ था। लेकिन यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी गालिबन पीडीएम के जलसे की। अच्छा, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहबा को पीछे किया नवाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप आगे जाएँ, तो फिर वो उसके बाद जो बातें इस प्रोग्राम में हो चुकी हैं वो मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इन तमाम मामलात को जो है वो हैंडल करे खुशउस्लूबी नहीं, मतलब खुशउस्लूबी से नहीं, देखें इसको उठाएं इस मामले को। और दूसरी जो एक बदकिस्मती हुई है ना दरमियान में, वो ये हुई है कि ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत डेवलप हो रही है, और उसके दौरान ये जो एक ड्रोन वाला, ये जो खिलौना ड्रोन सा कोई वहाँ पे गिरा है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अच्छा की है, पाबंदी लगा दी है ड्रोन्स के ऊपर, कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में ड्रोन, पतंगे, कबूतर, वबूतर सब पे पाबंदियाँ लग जाएँ। लेकिन इशू ये है कि इसके नतीजे में वो जो एक खामोश सी गैर फितरी सा एक हुआ था ना कि कुछ देर के लिए वो इल्ज़ाम तराशियाँ बंद हो गई थी, तो उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान में। तो वो जो एक दरमियान में आप समझें कि एक वो होता ना सीज़ फायर और वो सारा मामला, तो वो कशीदगी अपनी जगह दोबारा कहीं बढ़ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त, वो फिर दोबारा बढ़ी हुई है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी, ये ऐसी ही फजूल सी बात थी, इंतहाई मजाक की, कि वो 50,000 फ़ौजें यहाँ से लेके वहाँ चले गए। अच्छा, तो मतलब वो भी अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर अलर्ट हैं, और पाकिस्तान भी अपने तमाम बॉर्डर्स पे अलर्ट है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर देखें सारी सूरत हाल जो इमर्ज हो रही है, उस पर थोड़ी सी पहले बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ के हवाले से बड़े मसाइल खड़े होने का ख़तरा है आने वाले दिनों में, और मज़ीद इलाकों पे काबिज़। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात देखें, ये 9/11 के बाद जब ये हुए ना सारे वाक़यात, 8 अक्टूबर को गालिबन अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान पे, जो कारपेट बॉम्बिंग शुरू हुई थी, और यानी 8 अक्टूबर 2001 ये गालिबन तारीखें थी, आगे पीछे अगर मैं कर रहा हूँ, अक्टूबर में यानी इसे सितंबर के बाद अगले महीने स्टार्ट हुआ था हमला। तो उसके बाद ये हुआ था कि डोनाल्ड डम्सफील्ड और कॉलिन पाल और ये सारी शख्सियात जो हैं ये, और प्रेसिडेंट बुश की, तो वहाँ उसके बाद जब ये चलता रहा ना आगे, तो मैं इसमें आपको एक बात ये बताऊं कि एक है पेनोम पेह, मेरे जहन में आ रहा है, पेनोम पेन। ये पेनोम पेन जो है ना, ये आप इस तरह से समझें कि इसकी भी एक बड़ी तारीख़ है। पेनोम पेन, अब ये लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इसको दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बात होती रही कि दरमियान में ये भी बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो पेनोम पे बन जाएगा। पेनोम पे जो है ये कंबोडिया का कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है कंबोडिया का, हमारा बरादर मुल्क है, अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। कंबोडिया जो है वो फटा था, लड़ाई हुई वियतनाम में, और वियतनाम के अंदर जो है वो उसके बाद ये हुआ कि 1970 में यहाँ पर तख्ता उलट दिया, और यहाँ पे अमेरिकन्स ने अपने
बिठा दी, अपनी गवर्नमेंट ला के बिठा दी, और अपनी गवर्नमेंट बिठा दी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर कंबोडिया को उन्होंने एज अ बेस इस्तेमाल किया। कंबोडिया को वियतनाम के बिल्कुल साथ कंबोडिया को एज अ बेस इस्तेमाल किया। तो कंबोडिया से जो लड़ाई हो रही थी वियतनाम में, तो दरमियान में लोगों को याद होगा, जो लोग भी सियासत पे और हालात पे नज़र रखते हैं, कि ये कहा जाता था कि पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। ये भी एक प्लान था कि जी अगर अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। क्योंकि वियतनाम की जंग के बाद ये हुआ कि जो वो तो जंग ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद 1975 17 अप्रैल 1975 को यहाँ से कंबोडिया से जनाब जो उनके अपने लोग थे कंबोडिया के, उन्होंने यहाँ से अमेरिका को कंबोडिया से निकाला। सही। अच्छा, और उसके बाद जो है कंबोडिया से उन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन इसमें जो एक बड़ी अजीब सी बात है ना, वो ये है कि ये जो खैमर रोज जिसको कहते हैं कि खैमर रोज एक, यानी आप समझ लें कि वो एक फोर्स थी जो कि जिसने अमेरिकन को निकाला वहाँ से। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कंबोडिया खाना जंगी में चला गया, और कुछ लोगों के मुताबिक 20 लाख लोग कंबोडिया में कत्ल हुए। कोई 15 लाख कहते हैं, कोई 20 लाख कंबोडिया में कत्ल हुए। जंग हो रही थी वियतनाम में, जंग वियतनाम में हो रही थी, लेकिन उसका मलबा कंबोडिया पे गिरा, और कंबोडिया में 15 से 20 लाख, और यहाँ से अमेरिकन जो हैं 17 अप्रैल 1975 को वो यहाँ से छोड़ के चले गए इस पूरे इलाके को। और वो इसी तरह से हुआ कि हेलीकॉप्टर आए और हेलीकॉप्टर्स के अंदर बिठाया और बिठा के जो है वो निकल गए। और मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि बड़ी अजीब सी बात है, यानी ये बात बड़ी अजीब सी है कि एक ज़माने में पाकिस्तान को ये जब डिबेट्स होती थी ना, मेरे ख्याल से 2009 में 10 में 11, ओहो जी अफगानिस्तान के अंदर ऐसा हो गया, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, अल्लाह ना करे। ये जुमले सबको, ये लफ्ज़ सबको याद होगा, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत हाल हो डेवलप, और ना होगी, नहीं होगी, लेकिन ये जुमले इस्तेमाल होते थे, सबको याद है, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, जैसे अगर अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई और ये हो गया। तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किए दो, एक तो अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए किसी तरह, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ये भी भूल जाए कि खुदा ना खासा कंबोडिया तो क्या कोई तस्वीर, ये लफ्ज़ ही निकाल दें, ठीक है इसको। लेकिन ये भी एक लफ्ज़ था जो पाकिस्तान के, जी एक सोच थी पाकिस्तान के लिए जो दोहराई जाती रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अमेरिका का जिक्र आया तो आज मैं आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 जुलाई जी, तो आज़ादी की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ फ़िलिपाइन को। फ़िलिपाइन से शुरू करते हैं। अमेरिका का तो हर एक को पता है, अमेरिका के आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन आज जो 4 जुलाई है वो फ़िलिपाइन का भी इंडिपेंडेंस डे है। अच्छा, फ़िलिपाइन जो है वो भी हमारा ब्रदर मुल्क है, उनकी भी एक दुखी कहानी है फ़िलिपाइन की। उनकी कहानी है कि 300 साल तक उनके सर के ऊपर वो स्पेन बैठा रहा, उसके बाद स्पेन और अमेरिका की लड़ाई हुई, उसके बाद अमेरिका आ गया, ये इसी पिछली सदी की शुरू में। उसके बाद जनाब अमेरिका से आज़ादी दिलवाने के लिए जापान ने चढ़ाई कर दी, जापान से निजात दिलाने के लिए अमेरिका कूद गया, और आखिर में अमेरिका ने उनको 4 जुलाई 1946 को फ़िलिपाइन को आज़ाद कर दिया, इस कंडीशन पे कि 35 अड्डे हमारे पास होंगे और आइंदा आपने अमेरिका के अलावा किसी मुल्क से असला नहीं खरीदना, और किसी मुल्क के साथ दिफाई ताल्लुकात नहीं। तो फ़िलिपाइन हमारा बरादर मुल्क है, वो आज़ाद हो गया था अमेरिका से 4 जुलाई को, मगर मसला ये है कि 4 जुलाई तो अमेरिका का दिन है तो वो अपना मनाते जो है सरकारी तौर पे 12 जून को है यौम आज़ादी, लेकिन असल में उनका यौम आज़ादी जो है वो भी 4 जुलाई को, अमेरिका का भी 4 जुलाई को ही है। सही, अजीब तमाशा है। लेकिन अब अमेरिका जो है उनको इजाज़त नहीं किया, तो उन्होंने कहा ओए तुमने 12 जून को मनाना है। अच्छा, उनके चलती रहती है बड़ी बहस कि हमारे तो ये है यौम आज़ादी, कहते
चुप खामोश जब तक अमेरिका के हम इत्तेहादी हैं भाईजान यहाँ पे 12 तारीख को ही 12 जून को ही यौम आज़ादी मनाना है, तो 12 जून को क्यों मनाते हैं वो ये उनको पता होगा, लेकिन ये असल उनकी यौम आज़ादी फिलिपाइन का भी और उनका भी वो 4 जुलाई को ही है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने कंडीशन रखी हुई थी कि आपने आइंदा नाम भी नहीं लेना, क्योंकि 4 जुलाई हमारा यौम आज़ादी। अच्छा, तो वहाँ से पेनोनफे से भी जब निकले ना तो वो इसी तरह से निकल गए अचानक अमेरिकन, और वहाँ पे कत्लेआम हुआ और एम्बेसी खाली हो गई और हेलीकॉप्टर्स आए, और यानी उस जगह को जिसको बतौर अड्डा इस्तेमाल किया वियतनाम के ख़िलाफ़ कंबोडिया को, जब वियतनाम से शिकस्त हुई तो यहाँ पर फिर खाना जंगी को छोड़ के चला गया अमेरिका, और यहाँ पे लोगों ने सर काटे। जो उनका ओलंपिक स्टेडियम है उसी में सारी फोर्सेस को जमा करके उनको गोलियां मार दी, जो वहाँ पे जो खमर रोज के लोग थे। तो एक बड़ी बड़ी खूनी तारीख है कंबोडिया पर बहुत अरसा लगा, अभी तक शायद वो नहीं संभल पाए उस सारा या निकल आएंगे, लेकिन ये कि बड़ा कत्लेआम हुआ उसके नतीजे में। और ये पुरानी बात नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1975 की, 75 से लेके ये 80 तक ये चलता रहा ये कत्लेआम। अफगानिस्तान में अभी कहा जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों पे तालिबान अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, अफगानिस्तान की सूरत बड़ी अजब है, अजब तरफ जा रही है। एक तो वहाँ पे आज धमाका हुआ है कंधार के अंदर, और अल्लाह ताला खैर करे, वहाँ पे उनके कुछ लीडर्स जो हैं उनके गवर्नर और बाकी ये डिप्टी गवर्नर उनके जहाँ बाग हुए हैं, और ये बहुत ही गलत हो रहा है। देखें तालिबान ने क्या किया है, एक मैं उनकी आप देखें ना तालिबान की जो स्ट्रेटजी जा रही है वो बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी उनकी ये है कि वो जो शुमाल की साइड है ना, देखें जनूब में तो वो हैं ही, जनूब तो उनका इलाका ये कंधार या काबुल या इधर, शुमाल चूँकि शुमाली इत्तेहाद के पास था, तो इस वक्त जितनी लड़ाई हो रही है वो शुमाल में कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुमाल पे तालिबान कब्जा करें, बदख्शां, बलग, ठीक है ना, कुंदूज, मतलब ये वो सूबे हैं कि अगर आप नक्शा देखें इनका तो ऊपर आपको ये फरियाब, ये सारे के सारे जो सूबे हैं, ये सूबे जो हैं ये शुमाल के अंदर हैं। यानी उज़्बेकिस्तान के साथ किसी की सरहद लग रही है तो किसी की ताजिकिस्तान के साथ, ये शुमाल, और ये शुमाली इत्तेहाद का जो इलाका है तालिबान वहाँ पर पहले कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी, और इस वक्त मैं आपसे बात करूँ 80% अफगानिस्तान चला गया उनके हाथ से। अच्छा, इसमें लेकिन एक जो बड़ी कंसर्निंग बात है ना, एक बड़ी जो मेरे लिए थोड़ी सी यानी ज़्यादा होता है ना मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि अभी तो एक खाना जो तालिबान अगर इस वक्त ऐलान करें ना कि हम आम माफ़ी या किसी को कत्ल नहीं करेंगे या ऐसे को एक ऐलान कर दें, आप यकीन, और यह कि बच्चियों के स्कूल, ख़वातीन काम करती रहेंगी, ये सारा जो दुनिया की कंसर्न्स हैं जिस पे लोग, ये तो एक उसका ऐलान कर दें, तो इससे ज़्यादा तालिबान को मेरा ख्याल से, क्योंकि अगर जितना वहाँ कत्लेआम हो रहा है, अगर कत्लेआम और ये सारे मामला, एक तो लोग सरेंडर कर रहे हैं खुद ब खुद और वापस जाके मलेशिया को ज्वाइन कर रहे हैं, और जैसे कि देखें इसका पॉलिटिकल हल तो निकलेगा ना, चाहे वो हज़ार, और बदला ये चीज़ें कबायली माशरों में होती हैं, लेकिन बड़ा दिल यही होता है, लेकिन आखिर में बैठे ना सारे साथ जाके, तो बड़ा दिल यही है कि जो है ये आपस में बैठ के सब इस मरहले पे, क्योंकि अगर तो लोग और बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन और आम लोग और इधर उधर अगर मारा और ये शुरू हो गया कि सर काट रहे हैं, गोलियाँ मार रहे हैं, तो उसके नतीजे में वो जो एक इमेज दुनिया में बना हुआ पहले भी था, तो अब तो बहुत ही बुरा है। वो जो है ना कि जी अमेरिका ने यहाँ से अमेरिका चला गया, अमेरिका को शिकस्त हुई, वो बदल जाएगा फौरी तौर पे इस बात पे कि देखें जी क्या हो रहा है, ठीक है, तो और उसका नुकसान वही होगा कि मतलब फिर लोग कहेंगे कि यार ये क्या है यहाँ पे कुछ और। तो अब अपने मुल्क को यानी मेरे ख्याल से जल्द वहाँ पे अमन और सुकून हो तो ये बेहतर है हर एक के लिए। अगर आलमी कुव्वतें और ख़त्ते की कुव्वतें चाहें तो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये कि चूँकि अफ़गानिस्तान हमेशा बाद में भी प्रॉक्सीज़, अभी तो बहुत देखें आज एक नई बात जो है वो ये कि वहाँ पे उन्होंने बगराम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने बगराम जो एयरबेस छोड़ी थी उसको दोबारा उन्होंने पहले बंद किया था, उन्होंने जब यहाँ से अमेरिकन्स विड्रॉल हो गया था बगराम से, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है वो दोबारा का ऐलान कर दिया कि जी हमने जो है वो
खुला छोड़ दिया, दोबारा स्टार्ट कर दिया, उसको रीस्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जी बगराम को वो ऑपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि बगराम में जो अब तक उनके पास 160 उनके पास जो है वो तैयारे और हेलीकॉप्टर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज से कुछ अरसा पहले जैसे आज से आप ये समझें कि मेरे ख्याल से ये आज से 1.5 साल पहले का मैं आपको तुलु न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अफगान एयरफोर्स टू रिसीव 150 हेलीकॉप्टर्स बाय 2022, यानी, और ये इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ क्या डील, ये देखें आप, ये है 2000 सितंबर 2019 में वो कह रहे हैं कि जी पहली डिलीवरी मिल गई है 177 मिलियन की, और उसके बाद जो है वो 150 हेलीकॉप्टर 2022 तक मिल जाएंगे। वो कहते हैं अल्लाह इज द प्लान। अब वो 2021 में खाली हो गया सारा जी। अब मसला ये कि बगराम पे उन्होंने वो उसको ऑपरेशन तो कर दिया अफगान फोर्सेज ने, लेकिन बगराम में ये जितने उनकी एयरफोर्स है इसको कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहे हैं अमेरिकन, ठीक है ये, और डिफेंस और खबर दूसरी ये है कि तालिबान इस पूरे अरसे में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं मगरबी मुल्कों की, वो उनका ये कहना है कि तालिबान के पास रॉकेट्स, मोटर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स आ चुके हैं, वो ले चुके हैं इस पूरे अरसे में तालिबान, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस सूरत हाल में अफगान, जब जो काबुल एयरपोर्ट की बात हो रही है ना, वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उससे पहले एक तो देखिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, दूसरा ये है कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स अगर हैं, अगर उनकी इंटेलिजेंस ये कह रही है, अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है, अगर रशियन इंटेलिजेंस कह रही है, अगर अरब मुल्कों की इंटेलिजेंस कह रही है कि उनके पास जो है वो सरफेस टू एयर आ गए, तो मुझे बताएं कि फिर उसके बाद वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट हो या कोई दूसरा, तो इसीलिए पीस की तरफ जाना ज़रूरी है। जहाज जा रहे हैं, उतर रहे हैं, अभी तक तो वो मुआहदा बरकरार है अमेरिका का, और किसी भी वो खबर आएगी कि बरतानिया ने भी खाली कर दिया, ठीक है, और किसी वक्त भी ये खबर, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि वहाँ पर बहुत से लोग रह गए हैं जो उनके जो अमेरिकन के साथ काम करते रहे हैं और जिनके साथ वादा किया हुआ था कि जी आपको निकालना है वहाँ से और आपको बाहर लेके जाना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो तो 9 महीने का है, और उसमें वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मेरी कुछ देर पहले काबुल में कुछ मीडिया के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ तो बड़ा मसला है, क्योंकि ये तो उनके जो वीज़ा की कंडीशन है उसमें ये लिखा गया है कि जी आपने जिस मिलिट्री ऑफिसर के साथ काम किया, बेशक वो रिटायर हो गया, उसका लेटर साथ लगाएं, उसका लेटर साथ लगा के वीज़े के लिए अप्लाई करें, तो जो अप्लाई करता है, जो इधर उधर उसका नाम सामने, तो वो फिर वो बैठ के देखता रहेगा कि तालिबान ना पकड़ लें आके। तो मसला ये है कि अभी सूरत हाल में वो, यानी कि लोगों की जाने भी देखें आपके इत्तेहादी, अब इस तरह जो सडन पुल आउट, ये मेरे ख्याल से सडन पुल आउट जो अमेरिका ने किया है ना, इसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था, अमेरिकन खुद भी नहीं कर रहे थे शायद, कि एकदम से जी हमने 11 सितंबर नहीं, अभी हम 4 जुलाई से पहले नहीं, इस तरह देखें, बात ये है सारी कि एक मुल्क को, मतलब एक इसको खा सकते थे आगे अमेरिका, 1 महीना 1.5 महीना आगे इसको लेके जाया जा सकता था। अब सीआईए करेगी ना, और सीआईए के मैं आपको बताऊं, हैंड ओवर कर दिया आपने सीआईए को, ठीक है। सीआईए के लिए मुश्किल तरीन काम जो है वो अफगानिस्तान और उसके रीजन है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के दोनों जगहों के जो है वो वज़राए ख़ारिजा वापस आ गए, और उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं हो सकी बेसिस के हवाले से, ठीक है। किर्गिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे सबके साथ, लेकिन वो वहाँ पर भी बेस नहीं दे सकते। तालिबान ने कहा है कि किसी पड़ोसी मुल्क ने बेस दी तो हम उस पर अटैक करेंगे। ईरान, चाइना, पाकिस्तान क्लैरिटी के साथ सामने आ चुके हैं। ईरान सवाल ही पैदा नहीं, जो पाकिस्तान ने क्लियर कट एब्सोल्युटली नॉट, वज़ीर आज़म साहब का जुमला। अब मसला ये है कि अब वो तो ऑपरेट कौन करेगा? सीआईए के लिए मुश्किल तरीन ऑपरेशंस में से ये होगा कि वो क्योंकि पहले जो सीआईए करती रही है काम, तो जाहिर है कि वो इतनी रशिया और चाइना नहीं थे। अब तो चप्पा डेटा बेस से लेके वो एक चीज़ होती है ना, वो जो आपके पास टोपो मैप्स तक, वो एक चीज़ रशियंस और चाइनीज़ के पास मौजूद है पूरे खत्ते की। तो अब इस पूरी पिक्चर के अंदर वो जो बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि लोग, मैंने आपसे कहा, वो तो देहात आबाद हो गए थे आके वहाँ पे बगराम के पास के जी, जो होते हैं ना गरीब गुरबा लोग सारे के जी, यहाँ पे हमारा सामान बिक रहा है, तो होटल चल रहा है, तो बगराम लोग, ये तो सडन विड्रॉल हुआ है, तो उसमें तो बेगुनाह लोग और बेशुमार लोग जो अब स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोविड के इश्यूज है, जहाज़ों ने उतरना है, तो एकदम पुल आउट जो है, और फिर टर्की के साथ भी मामला तय नहीं हुए,
तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान, अच्छा आज मैं सुन रहा था मोदी यूसुफ साहब और जो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बात वही की कि भाई हम तो ये कर सकते थे कि हम उनको बिठा दें, इससे ज़्यादा हम मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप बात करें। आखिर में तो उन्होंने ही बात करनी है आपस में। सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज किसने किया है। यानी मुझसे अगर पूछें आप, तो अशरफ गनी साहब ने या तो इसको अना का मसला बना लिया अपना। अशरफ गनी साहब तो वैसे ही वो तो ब्रीफ केस उठा के जाएंगे, अशरफ गनी का क्या है उसमें, बाकी तो इशू तो वहां पे जो लोग रहेंगे अफगानिस्तान में उनका इशू है। इनके वॉर लॉर्ड्स, उनके मलेशिया वॉर लॉर्ड्स, वही ठग सारे पुराने अक्सर जिन्होंने अरबों रुपया अरबों डॉलर्स खा के बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, वो अमेरिकन को पता है करप्ट टू द कोर लोग हैं। और मैं आपको बताऊं दूसरी एक बहुत बड़ी खौफनाक है, अशरफ गनी हुकूमत के बारे में अमेरिकन के पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर। ब्रेक से वापस और रिपोर्ट ये है कि ये डबल एजेंट के तौर पे बहुत अरसे से चाइना के साथ, चाइना और रशिया के लिए अशरफ गनी हुकूमत के बड़े अहम रोल, इनके जो NSA हैं क्यों गए हैं अचानक, इनके जो NSA हैं ये मॉस्को क्यों गए हैं वाशिंगटन के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इस पर बात करेंगे रिपोर्ट पर। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि अशरफ गनी पर अमेरिका की जानिब से डबल एजेंट होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है चाइना और रशिया। नहीं, देखें अमेरिका ने गालिबन इस बात को पसंद नहीं किया कि रशिया और चाइना इसमें एंटर हो और कोई एक बड़ा रोल प्ले करे, और ये मामला हल नहीं होता अफगानिस्तान के मामले में। ठीक है, तालिबान को ये पूरा पीस डायलॉग इस मरहले तक पहुंचा ही तब जब ये मॉस्को और चाइना बीच में इन्वॉल्व हुए। तालिबान के साथ चाइना की बातचीत शुरू हुई और फिर मॉस्को में डायलॉग स्टार्ट हुआ, और मतलब है कि जाहिर है कि जिस मुल्क, मतलब और भी मुल्क आए बीच में, तुर्की आया बीच में, पाकिस्तान दरमियान में आया, ईरान आया दरमियान में, अरब ममालिक, कतर में तो खुद डायलॉग होते रहे, बाकी अरब ममालिक, अब जैपनीज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, कतरीज़ के कॉन्टैक्ट हैं, सारे अरब मुल्कों के कॉन्टैक्ट हैं, इंडिया चाह रहे हैं हमारे कॉन्टैक्ट बने। तो बात ये सारी कि वो इस दौरान जो ये बात थी गालिबन ये अमेरिकन को कभी भी पसंद नहीं आई। ठीक है, और इनके जो NSA वहाँ पे देखिए, एक तो अमरुल्लाह साले टाइप करेक्टर है ना, उनके बारे में तो कोई बात करना ही बेकार है, क्योंकि उन्होंने तो वो पख्तूनों के साथ जो कुछ किया है पूरे, वो मुझे नहीं पता, और मैं इनके ऊपर हमले वगैरह भी होते रहे, मुझे नहीं पता कि अब क्या वहाँ पे क्या हालात डेवलप होते हैं, किस तरह से तालिबान इनको देखते हैं सब किरदारों को। लेकिन ये है कि बहरहाल एक खून खुरेजी अगर होती है तो हालात तो ख़राब होते हैं। अशरफ गनी तो छोड़ जाएंगे किसी वक्त भी। अमरुल्लाह साले जो हैं वो अब कैसे अपनी सिक्योरिटी करते हैं, या अमेरिकन उनको सिक्योरिटी देते हैं, अपनी मलेशिया करते हैं, लेकिन इन लोगों को ख़तरात हैं, इनके ऊपर अटैक्स माजी में होते रहे। तो अल्लाह ताला खैर करे, इन सबको खैरियत से रखे अफगानिस्तान में। लेकिन ये कि वो हालात बदतर हैं, क्योंकि होता ही है ना कि ट्राइबल सोसाइटी में जब टॉर्चर किया हुआ है, हैंड ओवर किया हुआ है, गोलियां मारी हुई हैं, फैमिलीज़ को उठाया हुआ, तो वो फिर वो माफ़ करना जो है वो ज़रा थोड़ा सा, और फिर अमन की कोशिशों को भी सबटास कर दिया, और आखिर में बदला अमेरिकन भी चले गए खुदाफिज कह के, ठीक है ना, बैठे और उन्होंने कहा अच्छा जाओ खुद वैगर। प्रेसिडेंट बाइडेन ने निकलता है ना कि वीकेंड आराम से गुजारने दें, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर अगले हफ्ते। तो बात है कि और भी दुख है ना दुनिया में, और भी इशूज़ चल रहे हैं ना अमेरिका के लिए भी, कि आप फंसे रहे हर वक्त ही जनाब। ये पूरा 51 लोग पहुंच गए दस्ता वहाँ पे, वहाँ से वापस आके फिर NSA इनके निकल गए जनाब। NSA ने जाने से पहले बोला जो है इनके उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल किए थे। इतना नहीं आगे बढ़ जाना चाहिए इस तरह की गुफ्तगू में, कि आपके मतलब पाकिस्तान तो एक क्या पाकिस्तान की आपको हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तानी आप आ जाएँ खुद देखें ना। और मैं आपको हकीकत बताऊँ, अगर इनके ये अमरुल्लाह साले वगैरह के लिए कोई मसला हुआ ना, शायद कोई दूसरा मुल्क इनको ना ले, पाकिस्तानी इनको फिर भी जगह दे देंगे अपने। मैं हमारी एक तबीयत रही है। मैं और आप यकीन करेंगे अमरुल्लाह साले अगर आज ये कहे ना कि मेरी जान को खतरा है, मुझे नहीं पता कौन से मुल्क इसको पनाह देंगे, पाकिस्तान फिर भी शायद कहेगा कि हम हमारे। देखें बात ये है सारी कि ये इन्होंने समझे, ये इतना कि वन साइडेड एक नफरत पाली हुई है, बस कुछ भी हो तो दरमियान में हम रहे ना रहे, हमारा मुल्क पाकिस्तान को कम्बोडिया, ये मैंने अल्फाज सुने। और मैं आपको बताऊँ एक बात, ये इमरान खान साहब की जो बात है ना, ये उनका मौक़िफ़ पहले ये था नहीं, उनका अफ़गानिस्तान के बारे में मौक़िफ़ जो है वो ड्रोन हमलों के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में हमेशा से वो देखें। मैं ये 2003 में जब हुआ ना, मेरे खान साहब से पहले मुलाकात बड़ी अजीब है। ये वज़ीर आज़म यानी सॉरी मेरे मीडिया में आने के दौरान, ये लंदन में इराक वॉर से पहले एक बहुत बड़ी एंटी वॉर रैली हुई थी,
बहुत बड़ी, उसमें मेरा ख्याल है लाखों लोग थे। और वहाँ उसको मैं कवर करने के लिए वहाँ पे उस कवर कर रहा था, तो देखा मैंने तो एक पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी थे, दुनिया भर के लोग थे। ब्रिटेन के लोग इस वॉर के फेवर में नहीं थे, ये ब्लेयर साहब थे जो लेके कूद गए थे साथ। अच्छा, तो बात ये है कि वो बरतानिया ने कोई जो है बहुत वहाँ के एक बड़ा माशरा बिल्कुल डिफरेंट, और अमेरिका के लोग भी मेरे नहीं ख्याल के इस वॉर के, लेकिन गुस्सा था कि भाई यहाँ पे शायद 9/11 और जो भी उसके बाद वाक़यात बने। बहरहाल तो मसला ये कि वो एंटी वॉर रैली में मैंने देखा एक आ रहा है पाकिस्तानी आ रहा है चलता हुआ, उसके पीछे बहुत सारे, मैंने कहा ये कौन है, बहुत सारे लोग तस्वीरों तरफ आ रहे हैं कि ये कौन है भाई, तो देखा गौर जो है मेरा, अरे मुझे कहते हैं अरे डॉक्टर शायद आप टीवी पर, मैंने कहा जी मैं वही हूँ। यार ये क्या कर रहे हैं, ये जंगों से थोड़ी मसले हल होते हैं, और ये वो फुल जनाब। तो ये 2003 से खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ये वक्त आया है ना, तो खान साहब को बिल्कुल वो आगे जाके इसको प्ले करना चाहिए। बाकी चीज़ों को तरफ साइड पे वो भी चलती रहे सारी साथ साथ, लेकिन ये कि जो जंग और इंटरनेशनल लेवल पे बात और क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान का पहले था, अब क्या है, और उसमें दूसरी जो हुकूमतें आई हैं वो उनकी करप्शन वो तो सारे साइड पे करके कुर्बानियाँ सब ने दी हैं, लोग सब लीडर्स ने शहादतें दी हैं भाई, लीडर्स बेनज़ीर भुट्टो, MQM, मौलाना फजलुर रहमान कातरा नाम, शेख रशीद साहब। देखें बात ये है, ये मुशर्रफ साहब फौज के, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा इसमें हमारे जो KP से जितने लोगों ने जनाजे उठाए हैं, और पूरे मुल्क से, कराची से लेके बलूचिस्तान, धमाके, और एक आग लगा दी थी पाकिस्तान में। बात यह है कि जिसको, और इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक, अब मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर कहूँगा मैं या मैं मेजर जनरल्स, तो डेफिनेटली ब्रिगेडियर्स भी डेफिनेटली, मेजर्स भी डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से उससे जो ऊपर और नीचे के रैंक्स के लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जनाजे नहीं उठाए अपने दोस्तों के, अपने दोस्तों के जनाजे नहीं उठाए, या पता उसको नहीं पता चला कि मेरा जो है बैचमेट या उधर मेरा दोस्त जो है वो उसको गोली लग के शहीद हो। मतलब जिससे आप बात करते हैं ना, कहता है जी वो मेरे दोस्त शहीद हुए, मैंने जनाजे उठाए। अच्छा, अब बात ये कि लेकिन इसको दोनों सूरतों में लेना, मतलब ये जो बात होती है ना कि जी हमें दुनिया ने नहीं माना, जिसने नहीं माना वो जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए जिसने नहीं माना। ये जो शोधाएं इन्होंने पाकिस्तान को बचाया है, बिल्कुल बचाया। दुनिया माने ना माने, वो जो जूते खा के निकले हैं, तो उनको तो मुंह तो उनके सबके काले हुए हैं ना, जो कंबोडिया बना देंगे तो फलां कर देंगे। और आगे बात सारी ये होती है, हमारा ये है काम कि हमने अफगानिस्तान में अमल लेकर आना है, ठीक है, और वहाँ पे उनके कॉन्सुलेट्स खुल गए और ये बलोचिस्तान को तोड़ देंगे और फलां कर देंगे, धमाका ना कर देंगे, ये आने वाले दिनों में होगा। बिल्कुल गुजारिश ये है इंडिया के जो सेंसिबल लोग मेजॉरिटी में जो अमन चाहते हैं खत्ते में, कि मोदी साहब को रोकें, मोदी साहब को रोकें। मोदी देखें, मोदी ये राफेल तैयारे, ये चाइना के साथ 50,000 फौज उधर, कभी एयरफोर्स के साथ फड्डा, उनके ये बिपिन रावत जो है, ये इनको अमन चैन की बात करें, उधर बांग्लादेश और दाएं भाई वो नहीं है ये सूरत, वो अफगानिस्तान को छोड़ गए, आपके खेत के मूली हैं। मैं इनको 2 साल से इस प्रोग्राम में, जब से क्वाड डिस्कस होना शुरू हुआ है, जब से ये साउथ चाइना सी और एरिया डिस्कस होने, तो पहले दिन इन्होंने कहा अमेरिका साथ, पहले दिन मैंने कहा कि उस दिन से मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइएगा जिस दिन क्वाड आप कहेंगे ना, क्वाड आपकी मदद के लिए आ गया। और कैसे आ सकता है डॉक्टर? आम जिंदगियों में भी पड़ोसी मदद करते हैं। बात यह है कि आप पंगे ले रहे हैं बांग्लादेश से लेके, नेपाल से लेके, पाकिस्तान से लेके, इधर से लेके, उधर से लेके, और वो आपको आइए आप जब तारीख तो पढ़ लें दुनिया की, ठीक है, सोवियत यूनियन भी ऐसे निकल गया था। वो बात ये कि लोग अपने भाई, वो उन्होंने कहा बंद करो इसकी। देखिए ना, सऊदी अरेबिया यमन के साथ जंग छेड़ दी, अब उसको सऊदी अरेबिया और ईरान बात करेंगे, और अच्छा है उनकी बात चल रही है, ये बड़ा अच्छा है, उनकी बात चल रही है, मामला तय पाएंगे। अच्छा, सऊदी अरब है, लेकिन वो एक कार्गो प्लेन पे फिर अटैक हो गया, एक कार्गो प्लेन पे इसराइल के जो है वो फिर सऊदी अरेबिया से जबल अली आ रहा था, यूएई, उस पर अटैक हुआ है, मिसाइल मारा है, और वो जो है वो ना ईरान ने कहा है कि हमने मारा है, ना जो है इसराइल ने कहा है, एक मिसाइल लगाया उनके जहाज पे। आज की अगर आप सबसे मुझसे इंपॉर्टेंट खबर पूछे ना, छोटी सी खबर लगी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल टाइम्स की, चाइना एंड यूक्रेन साइन डील टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन। का कमाल की इतनी सी खबर है, और मैं उस खबर को पढ़ के मैं जितना मैं एंजॉय कर रहा हूं ना, कौन सा यूक्रेन? वो यूक्रेन जो नेटो में जाना चाह रहा था
जो चीख रहा था कि मैंने नेटो में जाना है, मुझे नेटो में ले जाओ, उसने इंफ्रास्ट, और जो अमेरिका नहीं लेके गया नेटो में, अमेरिका ने कहा, रशिया ने कहा, ये यूक्रेन वाले उधर भी गए, ज़ेलेंस्की गए, मिल रहे हैं जनाब आगे पीछे G7, इनका साथ जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआहिदा किसने साइन किया है? चाइना ने। और इनका सबसे ज्यादा तिजारत किसके साथ होती है? चाइना के साथ, यूक्रेन की। सबसे ज्यादा इनका असलहा कौन बनाता है? वो जो उस दिन भी हम बात कर चुके हैं, मोटर स्विच कंपनी चाइना की। अब मसला ये है कि वो वापस आए इधर उधर से घूम घाम के लौट के बुद्धू, माजरत के साथ हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन मैं एक वैसी बात कह रहा हूँ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो जाके वो चाइना के साथ वो मायदा। अच्छा, अब बात ये है कि ये क्योंकि उन्होंने देखा ना डिच कर दिया अमेरिका ने, ना नेटो में लेके जा रहे हैं, वो रशिया आके दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर से इधर दाएं बाएं कहीं कहीं तो जाऊं यार मैं, हटो बचो, वो जाके चाइना के साथ उन्होंने आज मुआहिदा साइन करके। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज कहा है कि जो भी ये भारत की जानिब से जो धमाका हुआ है लाहौर में, इसके शवाहिद अवाम के सामने रखे जाएं। अवाम के सामने रख दिए उसके बाद फिर क्या होगा? भारत के साथ क्या किया जाएगा? मैंने वही बात की, वो एग्जैक्टली मैंने वही बात की कि ये सामने तो रख दिए, ठीक है। इसके आगे अब क्या होना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि जो देखिए मज़ार शरीफ के अंदर कौंसलेट बंद हुआ है, ईरान ने अपना कौंसलेट बंद कर दिया है, और उसके बाद उसके साथ ही जो यानी इसराइल का दोबारा ईरान के साथ एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। ईरान अभी तक अपनी पॉलिसी के सामने, तुर्की बिल्कुल पीछे हट गया है। तुर्की अब वो बात नहीं कर रहा कि हमें, क्योंकि एक मुआहिदा ही कोलैप्स हो गया है तमाम के, इस्तांबुल समिट होगी, वो तालिबान 80% ले गए हैं। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि इनखला की तैयारी हो रही है, जनरल मिलर अगर चले गए हैं तो इमरजेंसी इनखला किसी भी वक्त ये आप सुन सकते हैं कि जी वो तमाम फौज जो है वो निकल गई। थोड़ी तादाद में फौज का वहाँ रहना बनता नहीं है, या वो जो उनके साथ मुआविन है उनमें से किसी का कत्ल हो गया, जो हेल्प करते रहे उनकी, या कोई ट्रांसलेटर्स या बाकी लोग। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो उन्होंने आज बगराम को दोबारा रीस्टार्ट करके ऑपरेशनल करके एक बड़ा फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सिंबॉलिक है और इस पर हम कब्जा करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।